अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, साउंड एक वेव है। साउंड भी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है लाइक ऑल अदर वेव्स। ये वो बातें थी जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फाइनली प्रूफ कर दी। साउंड मैकेनिकल वेव है, ये भी हम देख चुके हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि साउंड किस नेचर की मैकेनिकल वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आई हैव अ क्विक क्विज फॉर यू। इस लेक्चर के एंड पे आपने अभी पूछे गए सवालात का जवाब सोच कर रखना है और जब मैं जवाबात दूंगा तो आपने अपने माइंड में उन जवाबात के साथ मेरे जवाबात को टैली कर लेना है और देखना है कि क्या आपके जवाबात दुरुस्त हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जो मैं अभी नाम लूँगा, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में आखिर कौन सी चीज़ वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, स्कूल में लगी हुई घंटी, यू नो दैट दिस बेल प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अब आपने सोचना है कि इस बेल में आखिर ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, एक और बड़ी मज़ेदार इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, पियानो। पियानो में कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से वायलिन, आपने नाम सुना होगा और इसको खुद भी सुना होगा। इस वायलिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करती है। आपके घरों में मौजूद साउंड सिस्टम, डेक या लाउड स्पीकर्स, इनमें ऐसी कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। और फाइनली फ्लूट, बांसुरी, इस बांसुरी में जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये आखिर किसकी वाइब्रेशन से होती है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात सोच के रखिएगा, हम इन्हें देखेंगे इस लेक्चर के आखिर में। तो चलिए साउंड को फर्दर डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फैसला करने से पहले कि साउंड क्या नेचर रखती है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स को रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो ही हम डिफाइन कर सकेंगे कि नेचर ऑफ साउंड कैसी है। स्टूडेंट्स, ज़रा वापस से नज़र डालते हैं ट्रांसवर्स के ऊपर। क्या होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। आपने ट्रांसवर्स वेव्स को डिफाइन किया था, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन। एक ऐसी वेव कि जिसमें तमाम मीडियम के पार्टिकल्स वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर वाइब्रेट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से एक छोटे से फिनोमेना को दिखा देता हूँ, रिपल टैंक में पैदा होने वाली वेव्स। स्टूडेंट्स, ये देखिए, रिपल टैंक में जो आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके नतीजे में पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन। सो वाइब्रेशन इन द मीडियम इज अलोंग वाई एक्सेस। स्टूडेंट्स, इसकी वजह से वेव्स कैसे प्रोपागेट कर रही हैं, आगे की तरफ अलोंग एक्स एक्सेस। तो इस केस में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव की प्रोपागेशन के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री का। हम इसे ट्रांसवर्स वेव कह देंगे। स्टूडेंट्स, ये तो ट्रांसवर्स वेव है। आपने पढ़ा है कि मैकेनिकल वेव की एक और टाइप भी है, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल के बारे में मैंने बताया था, इसे अलोंग द लेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन, एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के तमाम जर्रात, तमाम पार्टिकल्स वेव प्रोपागेशन ही की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर हमने इस स्लिंकी को देखा था। स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्लिंकी को फोकस करें तो आप इस स्लिंकी को आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो किसी खास पॉइंट के गिर्द मूव कर रहे हैं। तो
तो आपके इस मोशन की वजह से इस स्लिंकी में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही प्रोपागेट कर रही हैं। तो वाइब्रेशन और वेव की प्रोपागेशन सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो इसलिए हमने इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा था। तो स्टूडेंट्स अब हम क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, सेम एज हम ट्रांसवर्स वेव्स को भी थोड़ा सा जरा क्लियर कर चुके हैं, अब देखते हैं कि साउंड की आखिर नेचर कैसी है। स्टूडेंट्स हम ये भी कह चुके हैं कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर रबर के हैमर से हिट करूंगा तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होगा और इसकी वाइब्रेशन से साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ट्यूनिंग फॉर्क विल प्रोड्यूस साउंड। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इसकी वाइब्रेशन किस नेचर की है, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। हमने इस छोटे से ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया रबर हैमर के साथ और आप देख सकते हैं कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की एक प्रॉन्ग एक खास पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स द मेन पोजीशन ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क इज ओ। आप देख सकते हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क रेस्ट पोजीशन पर जहां पर था वो पॉइंट ओ है। नाउ दिस ट्यूनिंग फॉर्क विल मूव टू एंड फ्रो अबाउट दिस पॉइंट ओ। These two positions are A and B. Students ये ट्यूनिंग फॉर्क अब इस पॉइंट O के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है। इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस भी आप देख सकते हैं, B और A। स्टूडेंट्स जब ये वाइब्रेट करता हुआ इस O से B तक जाएगा तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत सी चीजें यहां पर फोकस करनी है। क्या होगा स्टूडेंट्स जब ये ट्यूनिंग फॉर्क ओ से बी तक जाएगा, क्या होगा ये सीखने के लिए पहले फोकस कर लें कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क ओ पर था तो क्या था। स्टूडेंट्स इस ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन से पहले इस ट्यूनिंग फॉर्क की राइट साइड पर जितना भी एयर स्पेस है यानी जितनी भी हवा है, तमाम के तमाम पार्टिकल्स इक्वी स्पेस हैं, यानी कि हवा में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस या हलचल मौजूद नहीं है। तमाम पार्टिकल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं जैसे एक हवा के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स अब आपने क्या किया, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर से हिट किया और ये ट्यूनिंग फॉर्क अपनी मेन पोजीशन से बी की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स जब ये ट्यूनिंग फॉर्क आगे की तरफ जाएगा तो तमाम हवा के पार्टिकल्स को, जर्रात को आगे की तरफ पुश कर देगा, धकेल देगा। आप देख सकते हैं इसके आगे पुश करने की वजह से हवा में एक ऐसा रीजन जनरेट हो जाएगा जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे और स्टूडेंट्स वो पोर्शन आगे की तरफ प्रोपागेट करता हुआ चला जाएगा। जाहिर है जब इसने इस ट्यूनिंग फॉर्क के इस प्रॉन्ग ने एक तरफ प्रेशर जनरेट किया, वो प्रेशर आगे वाले एयर पार्टिकल्स को प्रेशर देगा और वो प्रेशर फिर उससे आगे वाले एयर पार्टिकल्स को प्रेशर देगा और ये चेन चलती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे इसकी वाइब्रेशन से अचानक हवा में एक ऐसा रीजन जनरेट हो गया जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है। स्टूडेंट्स ये ट्यूनिंग फॉर्क बी से वापस ओ और ओ से ए की तरफ भी आएगा। जब ये बी से ओ की तरफ आएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, वो जो कंप्रेशन इसने जनरेट किया था वो कंप्रेशन रिलीज होना शुरू होगा। जब ये स्पीड से वापस ओ से ए की तरफ आएगा स्टूडेंट्स तो ये एक खला जनरेट करेगा, एक ऐसा रीजन जनरेट करेगा जहां पे अब प्रेशर कम है। आप जानते हैं ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। इस रेयरफैक्शन का तस्करा हम चैप्टर नंबर 10 में भी वेव्स के टॉपिक में कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये रेयरफैक्शन जनरेट हो गई, अब ये वाइब्रेशन कंटिन्यूअस है। दिस ट्यूनिंग फॉर्क विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस, कभी ओ से बी तक, बी से ए तक, फिर ए से बी तक। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज ऑफ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होती चली जाएंगी और आगे की तरफ प्रोपागेट करती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेशन कैसी है, अलोंग एक्स एक्सिस,
और इसी तरह से स्टूडेंट्स वेव की प्रोपागेशन भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि हमारी वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल। यस ऑफ कोर्स द wave of sound is longitudinal in nature because now you have seen that कि इसमें भी propagation of the wave is parallel to the particles vibration। तो स्टूडेंट्स हमने आज ये बात सीख ली और हम ये बात पूरे वसूख के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल। कभी भी कोई पूछे तो आपने कहना कि वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। स्टूडेंट्स इसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दो पोर्शन भी आपने रिकॉल कर लिए। आपने देखा है कि उसमें कैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर पूछ ले डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो यू कैन डिफाइन। हम इसकी डेफिनेशन को चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं। द पोर्शन ऑफ द वेव विद द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड एज कंप्रेशन एंड the portion of the wave where the particles are far apart are called as rarefaction। स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स अब देखें, हम जानते हैं कि हर वेव की एक लेंथ होती है। वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं फिर एक पुरानी एग्जांपल दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये पॉइंट ए से शुरू हुई और एक क्रेस्ट, फिर नीचे ट्रफ, और जहां पर ये खत्म हो रही है पॉइंट बी। ये फासला एक वेव की लंबाई या वेव लेंथ कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको जो वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट है वो आमतौर पर ट्रांसवर्स वेव का है। तो स्टूडेंट्स जैसे ट्रांसवर्स वेव्स की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की लंबाई को भी वेवलेंथ कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की लंबाई को मापने का, मेजर करने का क्या प्रोसीजर है, आखिर कहां से कहां तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। स्टूडेंट्स फिर से देखिए इन कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस को। स्टूडेंट्स इन कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस को जरा ऑब्जर्व करें। यहां पर जो कंप्रेशन है वो एक हिस्सा है वेव का और इसी के साथ अगला हिस्सा रेयरफैक्शन है। अगर इन दो हिस्सों के बाद वाले तमाम हिस्सों को, तमाम पोर्शंस को देखा जाए तो स्टूडेंट्स यही चीज रिपीट करती चली जा रही है अपने आप को। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, और फिर उसके बाद कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो स्टूडेंट्स जो एक वेव है वो इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मबनी होगी। तो याद रख लीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ, या द टोटल लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड अ रेयरफैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये दो वेवलेंथ्स की डेफिनेशंस मैंने आपके लिए आपके सामने पेश की। ये दोनों वेवलेंथ्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप इससे भी वाकिफ हो चुके हैं कि इन वेव्स की नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, और आप वेवलेंथ्स को भी डिफाइन कर चुके हैं। ये दो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या साउंड वेव्स आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। स्टूडेंट्स इस साउंड की सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज नहीं है, साउंड की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, साउंड की बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स तो चलिए इस चैप्टर के पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये लॉन्ग पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ना सिर्फ लॉन्ग बल्कि शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहली खसूसियत वेव की लाउडनेस कहलाती है। स्टूडेंट्स लाउडनेस किसे कहते हैं, क्या होती है लाउडनेस? मैं इस वक्त बहुत ज्यादा लाउड बोल रहा हूं और अचानक मेरी लाउडनेस कितनी कम हो गई। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर आपकी लाउडनेस बहुत ज्यादा थी पहले, अचानक लाउडनेस कम हो गई। तो आप लाउडनेस किसे डिफाइन कर रहे हैं, आखिर क्या है लाउडनेस? स्टूडेंट्स लाउडनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड थ्रू विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउडनेस किसी भी आवाज की वो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जिसकी मदद से आप दो आवाजों के दरमियान फर्क कर सकते हैं कि कौन सी बुलंद आवाज है और कौन सी आवाज मध्यम है।
सो इस प्रॉपर्टी का नाम लाउडनेस है। स्टूडेंट्स, ये लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? जो साउंड होगी हम कब कहेंगे कि ये लाउड साउंड है, किन कंडीशंस में हम कहेंगे कि ये साउंड बहुत फीबल या फेंट साउंड है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत क्रिटिकल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन। कितने ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन पे साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, अब यहां पर फिर ट्रिकी पार्ट, जरा सोचिए कि एक साउंड प्रोड्यूस करने वाला आला कब लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर सकता है और कब फीबल या फेंट साउंड को प्रोड्यूस करेगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस सवाल का जवाब भी आगे थोड़ा सा चलकर दूंगा। स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपको एक बड़ा सा ड्रम ला कर दूं और मैं आपसे कहूं कि इस ड्रम को ऐसे बजाएं कि जो आवाज प्रोड्यूस हो वो इंतहाई मध्यम या हल्की सी फेंट साउंड हो, तो आप उस ड्रम को कैसे बीट करेंगे? अब अगले ही केस में मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स, इस ड्रम को ऐसे बीट करें कि हर तरफ इसकी आवाज गूंजे, तो दोनों सूरतों में आपका बिहेवियर कैसा होगा? जब आपसे कहूंगा कि इस ड्रम से पैदा होने वाली साउंड की लाउडनेस कम हो, तो आप इस ड्रम को इस तरह से बीट करेंगे कि इस ड्रम की शीट थोड़ा सा वाइब्रेट करे। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि इस ड्रम को ऐसे बीट करें कि हर तरफ इसकी आवाज फैल जाए, तब आप इस तरह से बीट करेंगे कि इस ड्रम की शीट ज्यादा वाइब्रेट करे। स्टूडेंट्स, इस वाइब्रेशन के फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब ये ड्रम नहीं बज रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा, उस वक्त इस ड्रम की स्टेशनरी पोजीशन को रेस्ट पोजीशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही ड्रम को बीट किया जाएगा, ये ड्रम की शीट अप एंड डाउन मोशन शुरू कर देगी। स्टूडेंट्स, इस वक्त इसकी मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक के फासले को एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। तो अगर आप इसे बहुत मध्यम बजाना चाहते हैं तो आप इस एम्पलीट्यूड को कम रखेंगे, आप हल्का हल्का बीट करेंगे, तो जिससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो इतनी ज़्यादा लाउड नहीं होंगी। अगर आप इसे बहुत ज़ोर का बीट करें तो इस एम्पलीट्यूड को गौर से देखिएगा, अब ये अप एंड डाउन मोशन ज़रा ज़्यादा फासले पर कर रहा है, ये अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट करता हुआ ज़्यादा दूर तक जा रहा है। इसका आपने असल में एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो दूर तक फैलेगी, क्योंकि अब लाउडनेस ऑफ साउंड ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्टर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सो याद रखिएगा, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड, लेस विल बी द एम्पलीट्यूड लेसर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, ये तो कहानी है इस एम्पलीट्यूड के इफेक्ट की ऑन द लाउडनेस ऑफ साउंड। अब और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उस लाउडनेस को इफेक्ट करेंगे। सो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट, पहला जवाब आ चुका है। मजीद फैक्टर्स भी डिस्कस करूंगा, मगर सारा कुछ आज ही डिस्कस कर दूं क्या? इसे डिस्कस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, फाइनली आप ये बात अब साबित कर चुके हैं कि साउंड मैकेनिकल वेव की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाली टाइप है। इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन देख लिया कैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में है। स्टूडेंट्स, आपने ये भी देख लिया कि इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस क्या होती है। अब वक्त आ चुका है कि हम ये जो सवाल शुरू में डिस्कस किए थे उनके जवाबात जहन में लाएं। पहला सवाल था, स्कूल में लगी हुई घंटी आखिर किस चीज़ की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करती है? तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा, इस स्कूल की बेल के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक हैमर और एक ये स्टील का डोम। स्टूडेंट्स, ये हैमर बार बार आके इस स्टील के डोम को हिट करता है और इस स्टील के डोम में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन
साउंड प्रोड्यूस होकर आपके कानों तक आती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने एक और चीज़ का जिक्र किया था, पियानो। अगर आप पियानो कभी किसी मूवी में बजता हुआ देखें तो आपने देखा होगा कि पियानो के ऊपर एक लेड ओपन होती है। कार्टून्स में भी ये सीन अक्सर दिखाया जाता। इस लिड के अंदर स्टूडेंट्स ढेर सारी वायर्स हैं। जब भी आप किसी की ऑफ पियानो को दबाते हैं तो अंदर मौजूद वायर्स वाइब्रेट करती हैं। सो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वायर्स एक मेलोडियस साउंड एक सुनने वाले ऑब्जर्वर तक जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स वायलिन भी, ये वायलिन एक गिटार ही की छोटी मिनिएचर फॉर्म है। इसमें भी गिटार ही की तरह वायर्स होती हैं। एक अच्छा वायलिन बजाने वाला इन वायर्स को वाइब्रेट करवाता है और इन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से एक खूबसूरत, मज़ेदार, महजूज कुन म्यूज़िक आपके कानों तक आता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो लाउड स्पीकर्स हैं, इनमें क्या चीज़ वाइब्रेट करती है? स्टूडेंट्स, इन लाउड स्पीकर्स में डायफ्राम्स लगी होती हैं। ये पतली सी डायफ्राम्स टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती है। इसकी वाइब्रेशन से ये हवा में आगे की तरफ प्रोपेगेट होती हुई हमारे कानों तक आती है। तो इसमें बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, हमने एक और एग्जांपल देखी थी फ्लूट की। अब सवाल ये पैदा होता है, फ्लूट में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है? तो स्टूडेंट्स, आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, इस फ्लूट के अंदर हवा खुद वाइब्रेट करती है। इस फ्लूट में जब एक फ्लूट साज, बांसुरी साज जब हवा ब्लो करता है तो इस नैरो ट्यूब के अंदर उसी हवा की वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, फ्लूट में भी हमने देख लिया कि कौन सी चीज़ वाइब्रेट करे तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आप इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में बाकी रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिस्कस करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।